हेलो क्लास, देखो एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है 9th क्लास की, कौन सी बुक? एनसीईआरटी की। इस बुक में हिस्ट्री का पहला चैप्टर, कौन सा चैप्टर? हिस्ट्री का। देखो प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये है कि इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, वो देखो एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट वे में दिया हुआ है। उसको है ना अब पूरा कर चुके थे हम। अब देखो अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। देखो एनसीईआरटी की जो बुक है एसएसटी की, सोशल साइंस की, वो बुक क्या करती है? पहली बात तो ये बुक रटने पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करती, ये लर्निंग प्रोसेस पे ज़्यादा प्रेशर डालती है। हिस्ट्री का इसने वर्ल्ड हिस्ट्री का एक चैप्टर दिया हुआ है, टोटल 3 चैप्टर हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। उनमें पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या थी क्या नहीं थी, हम इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि आरबीएससी की बुक नहीं है, 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी की बुक चलेगी, है ना। तो उसमें से जो पहला चैप्टर क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहली बात तो ये रिवॉल्यूशन क्या होता है, इस वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए हमें, ठीक है। देखो रिवॉल्यूशन को हिंदी में क्या नाम दिया हुआ है? क्रांति, ठीक है। इस वर्ड को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, आपको याद क्या रखना है? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की मीनिंग आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है, चेंज इन सिस्टम। देखो ये चेंज इन सिस्टम, कौन सा सिस्टम? जो सिस्टम देखो उस टाइम क्या गवर्नमेंट थी, है ना, क्या सोशल लाइफ क्या थी, इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, इन तीनों लाइफ को मिला के जो लाइफ थी उसको बोलते क्या है? सिस्टम। तो देखो उस सिस्टम में उस टाइम पर क्या चेंज हुए? रिवॉल्यूशन। देखो री पहला वर्ड क्या है इसमें? री। तो इस री से मतलब होता है फिर से। तो देखो फिर से का मतलब होता है अगेन, अगेन चेंज करना, है ना, अगेन चेंज करना क्या? सिस्टम को। रिवॉल्यूशन की मीनिंग समझ में आ गई क्या आपको? वर्ड की मीनिंग समझ में आ गई, मैं फिर बाकी आगे समझते हैं। देखो रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो पहली बात तो फ्रेंच ये कंट्री है, फ्रांस। कौन सी कंट्री? फ्रांस, ठीक है ना। इस कंट्री में जो सिस्टम था उस सिस्टम में चेंज हुआ, है ना, तो उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है हमें, है ना। ध्यान से समझना, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर होगा, कुछ वर्ड आएंगे कंफ्यूज करने वाले, सारे वर्ड दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे, है ना, ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, भूलना नहीं है। अगर एक भी वर्ड मिस हुआ तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्यूशन की मीनिंग आपको समझ में आ गई, चेंज इन सिस्टम, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगेन चेंज इन सिस्टम। देखो जो सिस्टम था, बात यह है कि सिस्टम में टाइम टू टाइम पर चेंज होता रहता है ना। रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है अचानक से, सडन चेंज, है ना, बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए। तो देखो आज का जो जब चैप्टर है ना, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात तो हमने ये तो समझ लिया कि सिस्टम में चेंज होगा, लेकिन कौन से सिस्टम में, है ना, ऐसा क्या तो सिस्टम था और क्या रीजन क्या थे कि उसको चेंज करने की जरूरत पड़ी। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले जो अपना चैप्टर है इसमें जो पार्ट 1 दिया हुआ है ना, कौन सा? पार्ट 1 दिया हुआ है। ये पार्ट 1 क्या कहता क्या है? पार्ट 1 कहता क्या है, किसके बारे में बताता है? जिसके जो आज हम स्टडी कर रहे हैं। कभी भी अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? उस टाइम की जो कंडीशन थी सोशल लाइफ की, है ना, उनके बारे में फिर बात करते हैं कि उस कंडीशन में चेंज क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा, है ना। फिर बात आती है क्या चेंज हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंडीशंस से। देखो आपको एक बात बता दूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना हमें पता होना चाहिए कि ये इस ईयर में स्टार्ट हुई थी, है ना, और ये 10 ईयर तक
चली थी, है ना। वैसे जब भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तब 1789 हमारे माइंड में होना चाहिए। डेट थी 5 मई MAY 5 मई 1789, ठीक है। किस डेट को स्टार्ट हुई थी ये स्टार्टिंग डेट क्या थी इसकी, ये थी, है ना, 5 मई 1789 को। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते क्यों है, ये रिवॉल्यूशन देखो ये यूरोप में है ना। कहाँ ये कंट्री, यूरोप में। तो देखो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जो उस टाइम पर सिस्टम चल रहा था, पहली ये रिवॉल्यूशन थी, पहली कंट्री थी जिसमें ये रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। सिस्टम चेंज करने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से हुई थी। नेपोलियन का नाम आपने अगर कभी सुना है, इसी से रिलेटेड है। देखो फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा, यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है। आज भी जो यूएनओ है उसकी स्टेबल कंट्री है, जो फिक्स कंट्री जिसको बोलते हैं ना, वो है ये। अब इसकी कैपिटल क्या थी, आज भी वही है, पेरिस, है ना, जहाँ पर एफिल टावर सिचुएटेड है ना। एफिल टावर कहाँ पर है, पेरिस में है। पेरिस किसकी कैपिटल थी, फ्रांस की, है ना। इसमें जो रिवॉल्यूशन हुई थी कब हुई थी, 5 मई 1789 को। रिवॉल्यूशन मीनिंग कंफ्यूज नहीं होना, माइंड में ध्यान रखना। उस टाइम पर देखो मैं समझा देता हूँ, इस टाइम पर इसमें चल क्या रहा था, इसमें होते थे किंग, है ना। उसके बाद में किंग का बेटा फिर से क्या, जो प्रिंस होता था वो क्या बन जाता था, किंग, है ना। अब ऐसा क्या कोई एग्जाम होती थी, नहीं होती थी। उसका बेटा क्या इस पोस्ट को आगे कंट्रोल करने में कैपेबल भी है या नहीं, क्या वो इतना पावरफुल है कि वो इस पोस्ट को होल्ड कर पाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अगर वो उसका भाई इसकी एबिलिटी क्या है, ऐसा कुछ भी चेक नहीं करना था। इसने किया क्या है, ये केवल और केवल किस बेस पे किंग बना है, क्योंकि वो राजा का बेटा है, किंग का बेटा है, इसलिए। तो देखो ये जब भी ये सिस्टम चलता है ना, तो इस सिस्टम से जो आम जनता होती है ना, सिटीजन होते हैं, अपने जैसे लोग, जो धीरे धीरे क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, मनमर्जी करना शुरू कर देते हैं। तो इनकी जो मनमर्जी होती है उनसे परेशान हो जाते हैं ये लोग, और ये क्या करते हैं, फिर इस सिस्टम को चेंज कर देते हैं। और वो जो चेंज होता है, वो प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। देखो फ्रांस की उस टाइम की क्या सिचुएशन थी वो देखते हैं सबसे पहले। आज की जो क्लास है हम सिर्फ उसमें यही देखेंगे, रिवॉल्यूशन का बेस क्या था, क्यों हुई थी वो रिवॉल्यूशन, है ना। इस रिवॉल्यूशन में बहुत से लोग मरे थे, है ना, लड़ाई झगड़े भी हुए थे, किंग को मार दिया गया था, है ना। वहाँ का जो फोर्ट था, रॉयल फोर्ट, उसको ढहा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई क्यों, है ना, उसी की बात करेंगे हम। फ्रांस में हुई जो रिवॉल्यूशन, उस रिवॉल्यूशन के बारे में हम बेसिक स्टडी करेंगे। देखो बात कब की है, 1774 में, है ना। कब, 1774 में। लुइस 16, है ना। अभी बताता हूँ क्या है ये, है ना। इसको ये भी बोलते हैं, है ना। एक ही पर्सन है ना, बुक में दोनों के दोनों इन्हीं का नाम दिया होगा। ये क्या, कौन बना, किंग बना, है ना, कौन बना, बिकेम किंग, कौन, लुइस 16, है ना। देखो ये फैमिली थी, कौन सी फैमिली, ये फैमिली। देखो ये फैमिली थी, रॉयल फैमिली थी ये। कौन सी फैमिली थी, तो इसके जो पर्सन होते थे, है ना, किस फैमिली के, ब्यूरबोन फैमिली के, है ना। तो उन पर्सन्स में
में क्या होता था, एक जो होता था किंग, है ना, फिर उसका बेटा क्या बन गया, किंग, फिर उसका बेटा क्या बन गया, किंग। तो देखो होता क्या था जो ये लुइस 16 कौन था, है ना, इसने अपना नाम लुइस के आगे 16 क्यों लगा हुआ है वो समझ लो पहले। देखो एक किंग हुआ था इसमें, लुइस नेम का, क्या नाम था उसका, एडवर्ड लुइस नेम था उसका, है ना। ये बहुत ब्रेव किंग था, ब्रेव किंग था। तो इसके बाद में जो इसका बेटा किंग बना ना, तो इसने क्या किया, अपने पिता के नाम को ही, अपने फादर के नाम को ही फिर से रख लिया, और उसने अपना नाम क्या रख लिया, लुइस सेकंड नाम रख लिया उसने, है ना। क्या भाई मेरा फादर है, कि उस किंग ने क्या कहा कि फादर का नाम क्या था, लुइस, बहुत ब्रेव था, है ना। जो रॉयल फोर्ट है वहां का वो इसी लुइस ने बनवाया था, है ना, एडवर्ड लुइस नाम था इसका। तो इस लुइस, देखो अलग अलग नाम है ना। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, जो नेक्स्ट आया तो उसने क्या कर लिया, उसने भी इस नाम को अब की बार इसने क्या कर लिया, थर्ड कर लिया, फिर अगला आया उसने क्या कर लिया, फोर्थ कर लिया। तो देखो इस तरह से जो 16th किंग था, कौन से नंबर का, 16th नंबर का, है ना, वो कब किंग बना, 1774 में। कब किंग बनाई, 1774 में। अब देखो दोबारा से मैं समझा देता हूँ, लुइस 16 कब किंग बना, 1774 में, है ना। कौन सी फैमिली, किस फैमिली का, इस फैमिली का नाम क्या था, है ना, तो ये थी बोरबोन फैमिली, बोरबोन फैमिली, है ना। क्लियर है क्या। देखो राजवंश होता है ना, बोलते हैं ना किस परिवार से हो, है ना, तो उस परिवार का नाम, उस फैमिली का नाम क्या था, बोरबोन फैमिली। उस फैमिली, रॉयल फैमिली में होता क्या था, देखो उस टाइम फ्रांस में कहां पर क्या सिस्टम चल रहा था, किंग, उसका बेटा किंग, उसका बेटा किंग, ऐसे करते करते कितने किंग हो चुके हैं, 16। कितने नंबर का किंग, 16। क्लियर है ना। ये इसने 16 क्यों लगाया, देखो जब भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें बहुत से ऐसे किंग मिलेंगे जो क्या करते हैं कि उनकी फैमिली में जो पहले हिस्ट्री में जो भी कोई किंग बहुत ब्रेव होता था तो वो क्या करते थे, उसी का नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे लगा लगा करके अपने नाम के साथ जोड़ के चलते थे और खुद का नाम शो नहीं करते थे वो। अब देखो कब बना है, 1774 में। सेवनटीन 1774 में क्या बन गया, किंग बन गया। तब देखो इसकी एज क्या थी उस टाइम, ये था 20 ईयर्स का, एज कितनी, 20 ईयर्स। इसकी वाइफ उस टाइम, ये देखो एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, है ना, वहीं यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो देखो क्या हुआ था, जब लुइस 7 था ना, इसने क्या किया था, ऑस्ट्रिया में एक झगड़ा हुआ था, है ना। लुइस के बारे में बात कर रहे हैं, 16 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी वाइफ के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। इसकी वाइफ के बारे में क्यों हमें क्यों पढ़ना है, क्या स्पेशल थिंग है वो समझ लो। लुइस 17 था ना, कौन, लुइस 7 थे, तो इसने क्या किया था, ऑस्ट्रिया में एक किंग था, तो उसके बेटों के बीच में क्या चल रहा था, 9th क्लास, 9th है, हाँ, लुइस 7 है ना। इसने क्या किया था, ऑस्ट्रिया में एक किंग था, उसके बेटों में झगड़ा चल रहा था किंग बनने के लिए। वो उसके जो बेटे थे वो आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, क्या वो क्या कहते थे आपस में कि तू किंग बनने के लायक नहीं है, किंग कौन बनेगा, मैं बनूंगा। तो इसलिए उनमें क्या चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो उस झगड़े को मिटाने के लिए, उस झगड़े को मिटाने में लुइस 7 ने क्या किया था, उस किंग के हेल्प की थी। कहाँ का किंग, ऑस्ट्रिया का, ठीक है। कौन था, लुइस 7 कहाँ का। तो अब ये जो देखो इसको भूल जाओ, लुइस 16th किंग बन गया, है ना, 1774 में। एज क्या थी, 20 ईयर्स। इसकी वाइफ कौन थी, मैरी एंटोइनेट, है ना। तो मैरी के नाम से फेमस थी ये। ठीक है, और ये कहाँ की थी, यहाँ की प्रिंसेस थी ये। कहाँ की, ये ऑस्ट्रिया की। अब देखो बात, हमें इसके बारे में पढ़ना ही क्यों है,
कि उसकी कौन वाइफ थी, उससे हमें मतलब ही क्या है। बात यह है कि जब ये लुइस 16 20 ईयर की एज में कहाँ का किंग बना, फ्रांस का किंग, कहाँ का, ठीक है, कहाँ का किंग बना, ये फ्रांस का किंग बना। तो इसकी वाइफ किससे शादी हुई, इसकी मैरी एंटोइनेट से शादी की इसने। अब देखो ये मैरी एंटोइनेट क्या थी उस टाइम, ये जो मैरी एंटोइनेट थी, इस मैरी की खासियत क्या की है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी, बिना ज़रूरत के पैसे खर्च करती थी। इसको जो कॉमन पीपल थे, आम जनता थी, उसकी परेशानियों से, प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था, है ना। देखो एक बार एक इंसिडेंट बताया जाता है जिसमें कुछ लोगों ने इससे खाने की मांग की थी कि ना हमें खाना टाइम पर नहीं मिल रहा। तो इसने ये कहा था कि खाने की ज़रूरत ही क्या है। उन्होंने कहा कि हमें टाइम पर रोटी नहीं मिल रही। तो इसने कहा कि रोटी नहीं मिलती है तो तुम केक खा लो, फ्रूट खा लो, मेरे पास मत आओ। तो ये क्या क्या, इसको आम जनता की प्रॉब्लम से कोई भी सरोकार ही नहीं था। फिर दूसरी बात क्या आती है कि ये जो लुइस 16 था ना, ये क्या करता था, ये अपनी वाइफ की सारी बातें मानता था, है ना। एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी वर्क करता था इसी के अंडर वर्क करता था। क्लियर है क्या ये चीज। लुइस 16 वाइफ कौन, मेरी, पूरे चैप्टर में नाम आपको याद रखना है मेरी के नाम से। किंग कब बना, 1774 में। देखो 9th क्लास का पेपर बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन में होता क्या है, ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता कि कौन किंग, ये तो ये पूछा जाता है कि वो किंग कब बना, है ना, तो वो उसका ईयर पूछा जाता है ना। या फिर पूछा क्या जाता है कि वो किंग बना तब की सिचुएशंस क्या थी। अब देखो किंग ये बन गया, है ना, 20 ईयर्स की एज में बना, कहाँ का बना, फ्रांस का, रॉयल फैमिली। तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, ब्यूरबॉन फैमिली से, ठीक है। देखो जो नोट्स है उनमें भी ये चीज़ मैंने बताई है, कौन सी फैमिली, ब्यूरबॉन फैमिली। देखो जैसे अपन महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि महाराणा प्रताप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप, है ना, राजपूत कास्ट के थे और वो एक सिसोदिया फैमिली से बिलोंग करते थे। वैसे ही इनकी फैमिली कौन सी थी, ब्यूरबॉन फैमिली, ठीक है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, लुइस 16 के बारे में। उस टाइम वहां का एक, यहाँ का जो रॉयल फोर्ट था, जो किला था, है ना, उसका नाम वर्साइल, है ना, यही नाम था इसका। क्या नाम था, देखो ये कहा जाता है कि इसमें 1800 से भी ज़्यादा रूम, कितने रूम थे। यहीं पर ये अपना क्या करता था, दरबार लगाता था। यही क्या था, रॉयल कोर्ट था। अब देखो इस इतने बड़े रॉयल फोर्ट को, है ना, इसका मैनेजमेंट जो होता था, इसमें क्या होता था, इसमें इसका जो मैनेजमेंट होता था और इसका जो खर्चा होता था ना, वो बहुत ज़्यादा था। भाई इतने रूम की ज़रूरत ही क्या थी उस किंग को, लेकिन ये देखो बना लिया और उसको अफोर्ड भी कर रहा है। फिर दूसरी बात क्या कर रहा है, वहीं पर वो अपनी सुनवाइयाँ करता था, सुनता था, लोगों से मिलता था। रॉयल कोर्ट इसी को, जिसको हिंदी में दरबार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दरबार, है ना, इसी में लगाता था ये। अब ये और कहीं भी लगा सकता था, खर्चा कम कर सकता था ना। अब देखो बात क्या होती है, ये खर्चा कर ही रहा है ना। ये वर्ड आए तो याद रखना ही है किसकी, जैसे मान लो, है ना, अपने आसपास जैसे चित्तौड़ जाते हैं हम, तो चित्तौड़ में जो फोर्ट है तो उसका नाम चित्तौड़ फोर्ट है। वैसे ही फ्रांस का जो रॉयल फोर्ट था उसका नाम क्या था, वर्साइल, है ना। क्लियर है ये चीज़। देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हिस्ट्री का चैप्टर है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है ना, इंडियन हिस्ट्री का है नहीं। तो देखो ये चीज़ हो गई। अब ये क्या करता था, जब लुइस 14th किंग था, कौन, लुइस 14th, तो इसने क्या किया था, यूएसए, है ना, इसमें एक वॉर हुआ था, है ना, बैटल हुई थी। तो इसने क्या किया था, इस बैटल में किसने, लुइस 14th ने किसकी हेल्प की थी, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इस वजह से जब ये किंग बना था तो इसने सबसे पहले तो क्या मिला इसको, एम्प्टी ट्रीजर,
खजाना क्या था, बिल्कुल खाली था, पैसे ही नहीं थे, है ना। जब ये किंग बना तो रॉयल जो ट्रेजर होता है ना, खजाना जिसको बोलते हैं हम, वो बिल्कुल ही खाली मिला इसको, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है, ये बात इसके बारे में क्यों पढ़ा, जब इसने लुइस 14 ने 16 बना तो इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इसने इसकी हेल्प की, इसके बदले में रेगुलर जो वॉर चला इसकी वजह से 2 बिलियन लिब्रे, है ना, हिंदी में इसको लिब्रे बोलते हैं। ये वहां की क्या थी, लिब्रे वहां की क्या थी, करेंसी थी। देखो क्या मिला उसको, एम्प्टी ट्रेजर, ठीक है। देखो कितनी, है ना, हिंदी में इसको आप लिब्रे पढ़ना है ना। कितने का कर्जा हो चुका था, 2 बिलियन लिब्रे का। जब ये बना था ना, किंग बना, तब खजाना तो था खाली, है ना, बजट नहीं था इसके पास, है ना, ट्रेजरी तो बिल्कुल खाली हो, बिल्कुल भी उसमें पैसे ही नहीं है ना। और ऊपर से खर्चा, जो इससे पहले के जो किंग थे उन्होंने जो बैटल थी यूएसए की उसमें हेल्प की, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कितने पैसे इसको लोगों को देने थे, 2 बिलियन, है ना, कितने, 2 अरब, है ना, इतने पैसे देने थे। अब देखो ये इतने पैसे ये इसके पास आएंगे कहाँ से, तो इतने का जो कर्जा हुआ है ना, तो उसने क्या किया, ये जो कर्जा था ना इसको चुकाने के लिए क्या कर लिया, लोन ले लिया। और इससे पहले के जो किंग थे उन्होंने भी लोन लिया था। अब देखो ये लोन बढ़ता गया, 2 बिलियन का तो पहले से था, और इसने रॉयल जो वर्साइल है उसमें रॉयल फोर्ट, उसमें क्या कर दिया इसने, अपना दरबार लगाना, अपना रॉयल फोर्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो चीज़ हो गई। अब ये बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया कुछ ही सालों, कुछ ही टाइम में, है ना, कितना हो गया, 2 से इतना हो गया, 1 बिलियन बढ़ गया। कितने, ये देखो ये करेंसी है लिब्रे, कहाँ की, फ्रांस की। उस टाइम पर क्या करेंसी थी, ये फ्रांस की क्या थी, करेंसी थी, लिब्रे, है ना। इसको लिवर्स, इंग्लिश में तो इसको लिवर्स लिखा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन लिवर्स होता है। देखो फ्रेंच वर्ड होते हैं ना, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। जैसे रेस्टोरेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको रेस्टोरेंट बोलते हैं, है ना, वैसे तो इसका अलग होता था प्रोनाउंसिएशन। ये उस टाइम की क्या थी, करेंसी थी, ठीक है। 2 बिलियन से 3 बिलियन हो गया। तो जिन लोगों से लोन लिया था उन्होंने क्या क्या कहा कि अब हम, है ना, 10%, कितना परसेंट इंटरेस्ट लेंगे, 10% इंटरेस्ट लेंगे, किसके ऊपर, जो 2 से 3 हो गया, तो ये टोटल 3 बिलियन हो गया ना। इस मनी के ऊपर इतना जो लोन लिया है इसने, और इससे पहले के किंग ने, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, हम 10% इंटरेस्ट लगाएंगे। अब देखो उस टाइम पर एक किंगडम है, तो देखो एक गवर्नमेंट जो होती है ना, किसकी बात चल रही है, एक गवर्नमेंट जो होती है ना, तो वो करती क्या है, उसके पास पैसे आते कहाँ से हैं, है ना। तो वो बात ये है कि वो गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स, है ना, क्या लगाती है, टैक्स। अब देखो उस टाइम की जो सोशल लाइफ थी वो क्या थी, टैक्स लगता कैसे था। देखो सुन लो बात, क्या पढ़ रहे हैं हम, उस टाइम की सोशल और इकोनॉमिक क्या सिचुएशन थी, कहाँ की, फ्रांस की, जिस वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ के किंग को मार दिया गया, वहाँ का जो रॉयल फोर्ट था उसको ढहा दिया गया। तो देखो उसके बारे में क्या चल रही है, लुइस 16 किंग बना 1774 में, मेरी एंटोइनेट से उसकी शादी हुई। उससे पहले के जो किंग थे उन्होंने क्या कर रखा था, लोन ले रखा था, बहुत से बैटल, रेगुलर चलने वाले बैटल्स में उन्होंने पार्ट ले रखा था। उस वजह से हुआ क्या, इस पर्सन के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जिन लोगों से लोन लिया था वो क्या कह रहे हैं कि हम तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाएंगे। 10% इंटरेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। तो अभी इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, टैक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, खुद के पास से तो पैसे आएंगे नहीं, है ना। अब देखो दोबारा से स्टार्ट, आगे की बात, टैक्स कैसे लगता था।
कब की बात है? लुईस 16 के किंग बनने के बाद की बात है। देखो उस टाइम की जो लाइफ थी, सोशल लाइफ, उसमें फ्रांस की सोशल लाइफ में वहाँ की जो सोसाइटी है, कौन है वो कितने टाइप में डिवाइडेड थी? इतने पार्ट में डिवाइडेड थी। ठीक है, देखो इन पार्ट को आप क्लास भी बोल सकते हो, है ना। और फ्रेंच वर्ड क्लास के लिए क्या है? ठीक है, एस्टेट मीनिंग क्लास को फ्रेंच वर्ड क्लास के लिए क्या यूज किया हुआ है? एस्टेट। ठीक है, क्लियर है। तो देखो उस टाइम पर कितने, अगर मैं क्वेश्चन ये बन के आ जाए कि जब लुईस 16 किंग बना उस टाइम पर फ्रांस में सोसाइटी कितने पार्ट में, कितने लेयर्स में डिवाइडेड थी? 3 पार्ट में, 3 क्लास थी। कितनी क्लास थी? 3 क्लास थी। नाम क्या दे दिया गया? एस्टेट। ठीक है, अब देखो एस्टेट किसको बोलते हैं? क्लास को बोलते हैं फर्स्ट। कौन सी थी? क्लर्जी, है ना। ये कौन होते थे? अभी समझाता हूं। सेकंड, फर्स्ट में तो क्लर्जी हो गए, सेकंड में होते थे नोबिलिटी, है ना। और थर्ड, देखो मोस्ट ये फर्स्ट और सेकंड ही है, थर्ड सबसे बड़ी थी, है ना। ये फर्स्ट और सेकंड को अलग रखो, इसको अलग रखो, है ना। देखो थर्ड में कौन होते थे? नाम नहीं दिया उसको, बिग मर्चेंट्स, है ना, सेलर्स, है ना, एडवोकेट, है ना, ये होते थे इसमें। इसके बाद इसमें होते थे फार्मर्स। ठीक है, कौन कौन होते थे? एडवोकेट, फार्मर्स। और उसके बाद में क्या होते थे? लेबर क्लास जितनी भी होती थी, है ना, उसी में होते थे। सबसे बड़ी तो कौन? ये वाली, है ना। सबसे ज्यादा लोग किसमें? इसमें, है ना। सब अब देखो क्लर्जी तो कौन होते थे, है ना, और ये नोबिलिटी कौन होते थे? देखो इसको तो बोलते हैं हाई क्लास। हाई क्लास क्या होती है? ये तो देखो चर्च है ना, चर्च, है ना। कौन? चर्च, उसके प्राइएस्ट थे, उसमें चर्च में जो प्रार्थना करने वाले, देखो आपने देखा होगा चर्च में जिनको फादर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फादर भी बोलते हैं। जो चर्च में पूजा पाठ करते थे, है ना, प्रेयर वगैरह करवाते थे, वो तो होते थे किसमें? क्लर्जी में रखे हैं उनको, तो क्या नाम दिया है? क्लर्जी। सेकंड है नोबिलिटी, हाई क्लास। देखो जो अमीर लोग हैं, है ना, जो लोग किंग जिन लोगों को अपनी रॉयल फोर्ट में काम करवाता था, उन लोगों को हाई क्लास कहा जाता था, है ना। और ये ध्यान रखना, ये दोनों ही क्लास टैक्स नहीं देती थी। टैक्स कौन देती थी? ये देती थी, है ना। टैक्स कौन देता था? ओनली ये, है ना। थर्ड क्लास देती थी कौन? टैक्स। अब देखो बात ये आती है, इस क्लास में कितनी पॉपुलेशन आएगी? इसमें आएगी 90% से ज्यादा पॉपुलेशन। किस क्लास में थी? इस क्लास में, है ना। 10% किस में आएगी? इसमें। पॉपुलेशन तो ये है, टैक्स भी ये देते हैं, लेकिन जब बात आती है ना, देखो इसमें वो भी आएंगे लैंडलॉर्ड्स भी, लैंडलेस फार्मर होंगे वो, लैंडलॉर्ड नहीं आएंगे। लैंडलॉर्ड, इनको लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं। देखो जो लोग उस टाइम पर जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कल्टीवेशन से रिलेटेड खेत होते थे, है ना, एग्रीकल्चर के ऊपर जो जमीन होती थी उस टाइम की सबसे ज्यादा जिसमें प्रोडक्शन होता था, वो किस में आएंगे? इसमें। तो देखो मालिक तो कौन है? ये, है ना। पैसा कौन कमाते हैं? ये, लेकिन ये टैक्स नहीं देते थे।
ये सारे के सारे कौन है? मजदूर, मेहनत करने वाले, हार्ड वर्क करने वाले, और इनको ऊपर से टैक्स भी देना पड़ता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब लुइस 16 के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पूरी की पूरी क्लास क्लियर होनी चाहिए। देखो क्लर्जी किसको बोलते हैं? जो चर्च में प्राइएस्ट थे, प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ करवाते थे, स्पेशल वर्क करते थे, उनको। है ना, नोबिलिटी हाई क्लास। जो लोग किसके अंडर वर्क करते थे? रॉयल फैमिली के। क्लियर है क्या ये चीज? रॉयल फैमिली के अंडर वर्क करते थे, ठीक है। अब टैक्स कौन दे रहा है? ये लोग। जबकि लैंडलॉर्ड कौन है? मालिक कौन है? लैंडलॉर्ड तो ये है। ये लोग तो बिना किसी काम के कोई टैक्स ही नहीं दे रहे। अब देखो टैक्स देते तो नहीं है, बात ये आती है कि उस टाइम की जितनी भी लैंडलॉर्ड थे, जितनी भी प्रोडक्टिव लैंड थी, उसका 60% लैंड का 60% किनके पास था? इनके पास। 10% पॉपुलेशन के पास कितना? 60% होल्ड करते थे। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है? ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम है किसका? रीजन है उस रिवॉल्यूशन का। टैक्स कौन दे रहा है? मजदूर, जिनको टैक्स देना नहीं चाहिए, पैसे तो ये कमाते हैं, है ना। ये तो केवल मजदूर है ना, डे वर्कर है, एक दिन में वर्क करते हैं, उतने का पैसा मिलता है। लेकिन मालिक ये है, सबसे ज़्यादा अर्निंग इनके पास है, लेकिन ये लोग क्या करते थे? टैक्स ही नहीं देते थे। अब देखो दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या आता था? दूसरा सबसे बड़ा रीजन, इस ध्यान से समझना, टैक्स कौन दे रहा है? ये लोग। अब देखो टैक्स दे किसको रहे हैं? इन लोगों को। जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए वो लोग टैक्स दे नहीं रहे हैं। अब देखो उस टाइम होते थे दो टाइप के टैक्स, है ना। एक तो होता था टाइड और एक होता था टाइल। देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता था? इसको क्या बोलते थे? ठीक है, ये तो था क्या? रिलीजियस कर। ये था रिलीजियस टैक्स। देखो कौन लगाता था? ये लगाता था चर्च। कौन लोग? ये लोग। ये जो क्लर्जी होते थे ना, ये लगाते थे ये टाइथ, है ना। और ये जो टाइल्स है ना, ये लगाता था, ये था डायरेक्ट टैक्स। ठीक है क्या? देखो दोबारा से समझ लो। टाइथ, है ना, टाइथ ये कौन लगाता था? ये रिलीजियस टैक्स था, है ना। किसके लिए लगता था? जो चर्च में वर्शिप वगैरह होती थी ना, उसके लिए। लगाता कौन था? चर्च के जो प्राइएस्ट थे, है ना, वो। अब ये होता था डायरेक्ट टैक्स, ये होता था 110। कितना? 110। आपने जितना प्रोडक्शन किया है, किन के ऊपर लगता था? इनके ऊपर। अगर इन्होंने 100 kg का प्रोडक्शन किया है ना, तो 100 kg में से जितना मोस्ट ऑफ द पार्ट तो डायरेक्ट ये ले जाएंगे, क्योंकि है ना उसका ओनर कौन है? उस लैंड का। लैंड में जो प्रोडक्शन हुआ है ना, किसका प्रोडक्शन हुआ? कहां पर? लैंड में। किसका? एग्रीकल्चर का, है ना। तो उस एग्रीकल्चर का 10% तो सीधा ही कौन ले जाएगा? ये लग जाएगा, चर्च ले जाएगा। अब देखो ये जो इनडायरेक्ट, ये होता था डायरेक्ट टैक्स। ये कैसे लगता था? जो डेली थिंग्स होती है ना, डेली थिंग्स मीन्स जो डेली, जैसे मान लो सॉल्ट, है ना, मिल्क, इनके ऊपर लगता था ये। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो सीधा गवर्नमेंट को लगता है ना, गवर्नमेंट सीधा किसी थिंग के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देती है ना, उसको बोलते हैं। ये लेती थी कौन? गवर्नमेंट। और ये अलग अलग होता था। यही वो सिस्टम है जो इस रिवॉल्यूशन का रीजन था। यही वो सिस्टम है जिसकी वजह से इन लोगों ने सिस्टम से परेशान होकर इस सिस्टम को चेंज करने की
कोशिश की थी और चेंज किया भी था, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हुए। बात क्या थी, क्लर्जी जो चर्च होता था वो लोग क्या करते थे, 10% 1/10 तो सीधा ही ले लेते थे, और जो बचता था वो कौन ले जाता था, ये लैंडलॉर्ड जिसकी लैंड है वो लेके चला जाता था। अब बात क्या आती है, टैक्स 2 टाइप के, टाइथ है ना, टाइथ को कौन, रिलीजियस टैक्स था, रिलीजन के लिए लगता था ये। देखो वहाँ ध्यान रखना, उस टाइम पर चर्च, वहाँ की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन थी वो सारी की सारी कौन थी, क्रिश्चियन थे, है ना, ईसाई थे लोग, तो चर्च में ही प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए जाते थे। तो ये क्या करते थे, सीधा का सीधा ये टैक्स किसके ऊपर लगा देते थे, इसके ऊपर की। चर्च में तो आप हर किसी को जाना पड़ेगा, तो ये क्या करते थे, जो भी ये थर्ड वाली ये जो टैक्स पेयर है ना, 1/10 तो सीधा ही देके आते थे, है ना। और उसके बाद में अगर ये डेली वेजेस, देखो साल्ट, नमक, मिल्क, दूध, तो इन दोनों की जरूरत तो दिन में किसको नहीं पड़ती, तो ये इनडायरेक्ट वे से इनसे फिर से पैसे लेते थे, फिर से टैक्स लगता था। यही वो रीजन था जो जिसने इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया था, ठीक है। अब देखो फिर बात आती है क्या, हमने अब तक जितना पढ़ा, जितनी स्टडी की, अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ लेना, या फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज कर लेना, पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक है, देखो बात क्या आती है, ये जो चर्च के मेंबर्स होते थे ना, कौन, चर्च के मेंबर्स ये वाले, इनको मिलते थे प्रिविलेज, जिनको हम बोल सकते हैं स्पेशल पावर्स। क्या बोल सकते हैं, स्पेशल पावर्स, ठीक है, प्रिविलेज, स्पेशल पावर्स। ये चीज क्लियर है क्या, ये क्या पावर्स थे इनके पास, एक तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, है ना। इसके बाद में क्या होता था, टैक्स नहीं देने के अलावा अगर ये कोई क्राइम भी करते थे ना, तो उनमें भी ये होता था कि पनिशमेंट कम मिलती थी इनको, है ना। यही था इनके स्पेशल पावर। फिर ये जो नोबिलिटी होती है, जो हाई क्लास जिसको बोलते हैं, इनके पास भी से लगभग इनसे मिलते जुलते ही स्पेशल पावर होते थे। टैक्स तो ये भी नहीं देते थे, देता कौन था, ये। प्रोडक्शन भी कौन करे, ये। हार्ड वर्क भी करे कौन, ये, है ना। इनके पास लैंड किसी के पास भी नहीं थी, बहुत कम लोग ऐसे थे जो किसी लैंड के ओनर थे, बाकी की सारी लैंड किसके पास, ये लैंडलॉर्ड जो होते थे। अब देखो क्या होता था, जो किंग था ना, वो क्या करता था, अगर ये लोग लॉयल्टी दिखाते थे, उसके कहना मानते थे, तो ये क्या करता था, इन लोगों को लैंड दे देता था, है ना, डोनेट कर देता कि ये आज से ये लैंड दे देता था कि इतनी लैंड है ना वो आपकी है, तो वो सारी की सारी उसका ओनर कौन बन जाता था, कोई एक पर्सन, और उसको क्या बना देते थे, लैंड लॉर्ड बना देते थे, और वो किस कैटेगरी में चला जाता था, नोबिलिटी की कैटेगरी में चला जाता था। देखो इस सिस्टम को क्या बोलते थे, फ्यूडल सिस्टम बोलते थे इसको। फ्यूडल मीनिंग होती है जमींदार जिसको बोलते हैं। देखो क्या होता था फ्यूडल, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, उस टाइम की सोसाइटी की क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी उस टाइम सोसाइटी में, फ्रांस की जो सोसाइटी उसमें क्या होता था, ऐसी कौन सी बातें थी जो लोगों को उकसाती थी, परेशान करती थी, जिसकी वजह से वो अपने किंग से ही परेशान थे, तो वो सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो देखो फ्यूडल क्या होते थे, इसको हिंदी में हम बोलते हैं जमींदार, है ना। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है लैंड लॉर्ड, है ना। क्लियर है क्या। देखो फ्यूडल सिस्टम में होता क्या था, जो किंग था ना, कुछ लोग जो उसके लॉयल होते थे, जो उसका कहना मानते थे, तो वो क्या करता था, फिर वो उन लोगों को क्या दे देता था, लैंड दे देता था, लैंड का ओनर बना देता था। क्या बना देता था, लैंड का ओनर बना देता था। किस लिए बना देता था, क्योंकि वो उसका कहना मान रहे, लॉयल है, वो उसके वफादार है ना, इसलिए। ठीक है, ये सिस्टम क्या कहलाता था, फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर है क्या ये चीज।
दोबारा से रिपीट कर लेते हैं एक बार सारी की सारी। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम जो स्ट्रगल हुआ उस टाइम, उस स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे। देखो लुई 1674 में क्या बना, किंग बना, है ना। वाइफ कौन उसकी, मेरी एंटोइनेट, ठीक है। कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की, है ना। कहाँ की रहने वाली थी, ऑस्ट्रिया की। जब ये किंग बना, कब की बात है, 1774 में। क्या था, खजाना क्या था, खाली। इसको क्या मिला, खजाना खाली मिला। रीजन क्या था, यूएसए में एक बैटल हुआ, है ना। देखो उस टाइम पर यूएसए इतने पार्ट में बटा हुआ था, है ना, 13 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो जब यूएसए में लुइस किस कब की बात है, 14th की टाइम की। लुइस 14th जब किंग बना था तो उसने क्या किया था, हेल्प की थी यूएसए की। उसके बाद में यूएसए में रेगुलर जो बैटल हुए तो उसमें क्या हुआ, ये फ्रांस का जो किंग था ना, ये इसमें पार्ट लेता रहा, उसमें पार्ट लेता रहा। तो क्या हुआ उसके, देखो किसी भी वॉर में या बैटल में आप पार्ट लेते हो तो उससे होता यही है कि खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोन लेना पड़ा इसको। अब वो लोन कितना था, 2 बिलियन, है ना। अब कुछ ही टाइम में इसने क्या किया, वर्साइल जो रॉयल फोर्ट था, किसका रॉयल फोर्ट, लुइस 16 का, है ना। तो उसने क्या किया, वो वर्साइल कितने रूम्स का, 1800 रूम्स का। देखा, वैसे देखा जाए 1800 रूम्स तो हम पढ़ते हैं, बाकी इसमें इससे भी ज़्यादा रूम थे। और इसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता था, डेली वेजेस होता था, वो बहुत ज़्यादा था। इसने क्या कर लिया, अपना रॉयल कोर्ट भी इसी में, रॉयल फोर्ट किसको बना लिया, वर्साइल को, तो उसी में क्या कर लिया, रॉयल कोर्ट भी उसी में लगाना शुरू कर दिया। अब इस वजह से क्या हुआ कि उसका जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़ते चले गए। अब इस वजह से क्या हुआ कि जो 2 बिलियन था वो बढ़ के कितना हो गया, प्लस हो गया 3 बिलियन, ठीक है। अब इसके ये इसने क्या किया कि इतना पैसा क्या लिया था, लोन, तो वो बढ़ता उसके ऊपर जिन्होंने लोन दिया था उन्होंने क्या कहा कि अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, 10% इंटरेस्ट लगाएंगे हम, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाएंगे, 10% इंटरेस्ट लगाएंगे। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद में ये तो तब की बात हो गई जब ये किंग बना था, तब की बात उस किंग से रिलेटेड। अब बात आती है सोसाइटी की। तो उस टाइम पर सोसाइटी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, 3 पार्ट में, 3 पार्ट 3 क्लास, जिनके लिए वर्ड क्या यूज किया, फ्रेंच वर्ड एस्टेट, ठीक है। एस्टेट मीनिंग क्या होती है, क्लास, है ना। फर्स्ट क्लास क्लर्जी, इसमें कौन होते थे, प्राइएस्ट ऑफ चर्च। सेकंड वाली कौन सी थी, नोबिलिटी, है ना। इसमें कौन होते थे, ज्यादातर लैंडलॉर्ड, ज्यादातर, है ना, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। थर्ड वाली कौन सी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन थे, सिटीजन, पुअर, इसको पुअर क्लास भी बोलते हैं, है ना। इस नोबिलिटी को क्या नाम दिया था हमने, अब देखो लैंड तो सारी की सारी किसके पास थी, 60% लैंड किसके पास, इसके पास, है ना। ये कौन थे, ये तो पुअर क्लास है ना। ये तो हार्ड वर्क करने वाले लेबर क्लास बोलते हैं इसको, है ना, फार्मर थे, है ना। टैक्स कौन देता था, ओनली ये टैक्स देती थी, ये दोनों के दोनों टैक्स नहीं देते थे। टैक्स लगाता कौन था, एक तो लगाता था किंग, है ना, और एक टैक्स लगाता था कौन, चर्च। चर्च ने जो टैक्स लगाया उसका नाम क्या रख लिया हमने, टाइथ, है ना। इसका नाम क्या रखा था हमने, टाइद। और जो रिलीजियस टैक्स था उसका नाम क्या रख लिया हमने, टाइद, है ना, टाइथ और टाइथ, दोनों 2 टाइप के टैक्स। ये एक, इनमें से एक तो 1/10, वो तो किस पे लगता था, प्रोडक्शन पे। दूसरा वाला किस पे लगता था, जो डेली थिंग्स थी ना उसके ऊपर, ठीक है।
अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, ये जो टैक्स सिस्टम था ना, टैक्स सिस्टम सबसे ज्यादा परेशान करता है किनको, कॉमन पीपल को, कॉमन सिटीजन्स को। अब बात क्या हुई, वो जो लोन था ना, उस लोन ने क्या किया, इन लोगों के बीच में जो नाराजगी थी उस नाराजगी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब देखो रीजन क्या था उस नाराजगी के बढ़ने का, कितना लोन है ना, इंटरेस्ट कितना हो गया उस पे 10%। इतना इंटरेस्ट आ गया इसके ऊपर। अब इतना इंटरेस्ट देना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इस किंग ने क्या कहा कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा। इसकी मजबूरी हो गई कि इसको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे ही ये न्यूज, क्या न्यूज कि टैक्स क्या होंगे, प्लस होंगे अब, है ना, ये न्यूज लोगों के पास पहुंची तो उस न्यूज ने लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्से में ला दिया। सिचुएशन ही ऐसी बना दी जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह होने लग गए। तो देखो बात ऐसी है बच्चों, जो बेसिक क्लास थी उस टाइम की सिचुएशंस क्या थी, सोशल क्या सिचुएशन थी, सोसाइटी किस टाइप की थी, वो हमने आज पढ़ लिया है। 2 टाइप के टैक्स लगते थे, किंग कौन बना, उसकी वाइफ कौन थी, वो वाइफ कहाँ से आई, है ना, सोसाइटी कितने क्लास में बटी हुई थी, टैक्स क्या लगता था, कैसे लगता था, वो सब हमने पढ़ लिया है। अब देखो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि देखो स्ट्रगल हुआ, ये तो थी क्या, कंडीशन के बारे में पढ़ा है ना, डेट 5 मई है ना 1789 याद रखनी है। 5 मई 1789 को ये स्टार्ट हुई थी, क्या, रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग क्या है, डेट, ये है वो डेट, है ना। इस डेट को 5 मई 1789 को क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आप है ना ऐसे करना, इस जो मैंने अभी पढ़ा है ना, नोट्स मैंने दे दिए हैं, इसको एक बार आप रिटर्न फॉर्म में खुद लिखने की ट्राई करना, क्योंकि हिस्ट्री है ना, देखो अगर इंडिया की हिस्ट्री होती तो उसको लर्न करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इसको लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि इसको सिस्टमेटिक ढंग से 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना, तब इसको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कहा NCERT की जो बुक है वो क्या कहती है, वो लर्न करने पे, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा प्रेशर डालती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप लर्न करोगे तभी आप याद कर पाओगे। ठीक है बच्चों।